नमस्कार द लॉर्ड शो में आज हमारे खास मेहमान हैं आरोग्यम डायग्नोस्टिक लखीमपुर से एमडी पैथोलॉजिस्ट एंड सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमार सरस सिन्हा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द लॉर्ड शो में। और जैसा आपसे बात भी हुई कि अब क्योंकि कैंसर की तरफ बहुत सारे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं या इंडिया में बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जो कैंसर हैं, तो हम क्योंकि आप एक सोनोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट हैं, तो हमारा जो पहला सवाल है वो यही जानना चाह रहे हैं कि वाकई में कैंसर क्या है, कैंसर है क्या? हाँ, नमस्कार। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं डॉक्टर कुमार शरद सिन्हा, एमबीबीएस एमडी पैथोलॉजिस्ट, आरोग्यम डायग्नोस्टिक सेंटर, अपने यही आवास विकास मार्केट में लखीमपुर के लिए। हम लोग हमारा सेंटर लगभग पिछले 5 साल से यहाँ पर स्थापित है और कई विभिन्न तरीके जो डायग्नोस्टिक सुविधाएं हैं वो हम प्रदान कर रहे हैं। अब जो मैं आपका सवाल जो है कैंसर क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, और तो पहली बेसिक चीज जो हम समझिए कि हमारी जो शरीर की बनावट हुई है वो सबसे बेसिक चीज है वो सेल, यानी जो कोशिकाएं हैं। और जब कोशिकाएं जो है हमारी उम्र के हिसाब से या किसी रिएक्शन, मतलब किसी कोई बीमारी या किसी अन्य वजह के, या मान लीजिए कई बार जैसे कोई इंजरी होती है, वो इंजरी को जब रिपेयर करते हैं तो वो कोशिकाएं जो होती है, ये जो कोशिकाएं होती हैं बेसिकली यही जो डिवाइड होती हैं और ये बढ़ती हैं, है ना। तो इसका एक कंट्रोल्ड कह लीजिए कि प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। उम्र से आप देखते हैं कि ऊंचा हाइट में, मतलब वजन में कम होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है। तो ये सब क्या है, ये सब कोशिकाएं होती है, अन्य अन्य मतलब ऑर्गन्स की, स्किन की, सबकी कोशिकाएं होती हैं। तो ये सारा जो मेन सोर्स ऑफ जो ओरिजिन हम बोलते हैं कैंसर का, वही कोशिकाएं हैं। सारा ट्रीटमेंट भी इसी पे ही टारगेटेड होता है। तो बहुत बेसिक चीज है, बट बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज। तो अगर मैं ये नॉर्मल अगर हम भाषा में बोले तो कैंसर एक तरह का अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन है ऑफ सेल्स, ठीक है। हर हमेशा हमारा जो सेल्स बढ़ते हैं तो उसको उस पर एक चेक मार्क लगता है और वहीं पे वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है जितनी जरूरत होती है। उसको स्टिमुलेट करने के लिए हमारे हार्मोन्स होते हैं, कई तरह के प्रोटीन्स होती हैं जो ये कोशिकाओं को यूज करती हैं। बट जब ये इस तरह के बैरियर हट जाता है तो ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो ये प्रोलिफरेट बहुत ज्यादा करती हैं। कई बार ये एक मास के फॉर्म में करती है। एक हम जैसे बोलते हैं कि मास से कोई लोथा बन गया है। कई बार ये ब्लड के अंदर ही होती हैं। तो ये अन्य अन्य कोशिकाएं आगे मैं जैसे बताऊंगा मैं, इसका एक अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन है। इसको हम लोग कैंसर कहते हैं, जो शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल जाता है। तो क्या अभी भी ये इलाज बीमारी है? देखिए, डिपेंड करता है कैंसर की स्टेज की ग्रेडिंग पे और किस टाइप का कैंसर है। डेफिनेटली कैंसर एक ऐसा रिसर्च का सब्जेक्ट है कि आज भी मतलब देखा जाए तो कई कैंसर का इलाज हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, फिर हम देखते हैं कि किसी अन्य जगह में उस वैसी कैंसर की उत्पत्ति हो गई। तो इसका बहुत मतलब हमें इंटरनल रिसर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है पेशेंट का कि मतलब जो है क्या कुछ नया ग्रोथ तो नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली इसका इलाज है, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है कैंसर की ग्रेडिंग पे, उसकी स्टेजिंग पे, ठीक है, कितना वो फैल चुका है, इतनी जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं जी। तो वो डिटेक्शन के लिए कैसे पता चलेगा, कैसे डिटेक्ट कर पाएगा? देखिए कैंसर ऐसे तो कभी जब भी मरीज आता है तो वो कुछ सिम्टम्स लेकर आता है। बहुत अन्य मतलब आम आम से जो जैसे सिम्टम्स होती हैं, कई बार वो सीधा ये बोले मुझे 1-2 महीने से बुखार है, तो ये बोले मेरा वजन कम हो रहा है, तो ये बोले मेरी कुछ गांठियां कुछ गिल्टी गर्दन के आसपास आ गई हैं, कुछ पेट में ऐसे महसूस हो रही है। और कुछ ऐसे मरीज होते हैं, बोलते हैं रात में जब हम 10-11-12 बजे अचानक बहुत बुखार आ जाता है और पसीना आता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ जनरलाइज सिम्टम्स होती है और डेफिनेटली गिल्टियां या गांठियां महसूस तो होती हैं अगर वो महसूस होने लगे हो। और अदरवाइज इंटरनली वो मास ग्रो करता है अगर, तो नहीं पता चल पाता है। उस केस में उसके सिम्टम्स कुछ होते हैं जिससे हमें बहुत रूटीन सिम्टम्स होते हैं और उन्हीं की जांचों से ही कई बार पता चल जाता है कि अच्छा ये जो सिम्टम है ये कैंसर का है। ये मतलब ये जो जांच हमने रिपोर्ट ली है वो फलाने कैंसर का है। तो ये सॉरी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम ज्यादा है आपकी नजरों में या जेनेटिक्स की जो एक जर्नी है?
जेनेटिक प्रॉब्लम? देखिए कितना कैंसर, कोई भी आप देखेंगे, पहली बात तो कोई भी ट्यूमर हम न्यूप्लाज्म बोलते हैं हम ये मेडिकल भाषा में, तो ये बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक बिनाइन होता है, एक मेलिग्नेंट होता है। जो मेलिग्नेंट होता है उसको हम कैंसर, जो फैलता है। जो बिनाइन होता है, बिनाइन का मतलब होता है कि वो अपनी ही जगह पे उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। और फर्स्ट जैसे किसी फीमेल, यंग फीमेल 15-20 साल या 25 साल की फीमेल जो होती है, उनमें ब्रेस्ट में कोई गांठियां बन जाती है, वो होता है फाइब्रोएडिनोमा। तो वो एक, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ये एक बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। तो ऐसी कई बिनाइन ट्यूमर्स होती हैं जो लोकलाइज्ड होती हैं, वो फैलती नहीं है, और उसका सिंपल हम रिजेक्शन, मतलब उसको सर्जरी द्वारा हटा के वो फिर वहीं पे ट्रीट हो जाता है। अब अगर सपोज कि एक कुछ तरह कैंसर होते हैं जो मेलिग्नेंट ही होता है, ग्रोथ ही उसका इस तरह होता है कि वो आगे जाके फैल जाता है, या कई बार बिनाइन ट्यूमर ही वो कैंसर मेलिग्नेंसी का रूप ले लेता है और वो फैल जाता है। तो हमें ये पहली बात तो ये फर्क करना बहुत जरूरी होता है कि ये ट्यूमर क्या है, ये बिनाइन है या मेलिग्नेंट है, यानी ये कैंसर है। तो ये इस तरीके से तो बिनाइन और मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट ये दो तरीके के ट्यूमर्स हैं। बिल्कुल, जो पेशेंट को इससे कैसे पता चलेगा, तो डॉक्टर ही बिल्कुल बताएंगे। पेशेंट को सिम्टम्स लेके आता है, जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसी गांठियां होती है। अब जैसे कई बार मरीज आते हैं हमारे पास कुछ जांचों के लिए, तो एक बहुत आम सी गिल्टी होती है लाइकोमा, तो चर्बी की गिल्टी होती है ना। और कई बार आप देखेंगे वही चर्बी गिल्टी शरीर में कई जगह हो जाती है, तो वो घबरा के आते हैं। मैं बहुत आम सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ही कॉमन जो है। तो ये लाइकोमा कुछ नहीं होता, ये चर्बी की गिल्टी, और ये बिनाइन ट्यूमर है, इससे कोई खतरे की चीज नहीं है। पर अगर इसका साइज बढ़ता चला जाए, ठीक है, वो अगर महसूस कर रहा है कि ये पहले तो 2 सेंटीमीटर थी, अब ये 4, 5, 6, मतलब कुछ बड़ा सा मांस लग रहा है, ठीक है, हो सकता है तब भी वो बिनाइन हो, लेकिन तब फिर आगे जांच कराना जरूरी होता है। हो सकता है मे बी वो लाइको जो है, लाइकोमा जो है, वो कई बार लाइकोसार्कोमा में कन्वर्ट हो जाए या किसी और अन्य किसी ट्यूमर में। तो बस ये कि पेशेंट को फॉलो अप करते रहना पड़ता है। और कई बिनाइन ट्यूमर्स में उसका कुछ जरूरी नहीं कि उसका सर्जरी कराई जाए, वो अगर शरीर में रहती भी है, अगर बाई चांस कई बार अपने आप श्रिंक भी हो जाती है, ठीक है, अपने आप गायब भी हो जाती है, तो ये ऐसी सेफ होती है बिनाइन ट्यूमर्स, मतलब इसमें आप ज्यादातर तो सर्जरी, नहीं तो अदरवाइज इसको आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं तो ठीक। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि हम लोग जहाँ पे हैं लखीमपुर में, यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो गरीबी तबके के लोग हैं, तो उनके पास तो इतने संसाधन नहीं है या इस तरीके से चीजें नहीं है कि वो अपना मतलब इलाज ही इसको अफोर्ड कर पाए। आपकी नजरों में आप क्या सलाह देंगे कि कैसा कैंसर से कैसे निजात पाई जा सकती है, कैसा ट्रीटमेंट क्या है? जरूर, सबसे पहली चीज थोड़ा सा बेसिक पे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, बट ये कहूंगा कि जैसे ये रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि कैंसर किस चीज का है। तो ब्लड कैंसर हो सकता है, हाँ बिल्कुल। वो शरीर के किसी अन्य अंग का कैंसर हो सकता है, वो लिवर का कैंसर हो सकता है, वो आंखों का कैंसर हो सकता है। सब तो ये इसके सिम्टम्स सबसे पहले पकड़ना बहुत जरूरी है। तो जब भी मरीज किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, विशेषज्ञ के पास जाता है, तो सिम्टम्स हिस्ट्री लेना पेशेंट की, उसको ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर हम बहुत तेजी में अगर हिस्ट्री लें और पेशेंट को जस्ट एक सिम्टम ट्रीटमेंट दे दें, तो वो आपको बार बार आएगा, हो सकता है उस समय उसको निजात मिल जाए। तो ये जरूरी है। और ऐसा लगे, और कई बार ऐसा भी होता है रूटीन सिम्टम्स लेके आते हैं, ठीक है, और खून की कमी हो जाना अचानक, ठीक है, या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये चीज थोड़ा सा मतलब देखना बहुत जरूरी होता है कि सिम्टम्स क्या है। सेकेंड चीज देखिए, कॉमन कैंसर क्या है लेडीज में, मतलब जो फीमेल्स में और मेल्स में। मेल्स में आप देखते हैं हमारी तरफ लखीमपुर की अगर मैं बात करूं, तो ओरल कैंसर, माउथ के कैंसर बहुत कॉमन, ठीक है। ये शुरू होते हैं ओरल सबम्यूकल फाइब्रोसिस से, और धीरे धीरे का कई बार तो ये कैंसर का रूप अचानक ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ सबसे कॉमन कैंसर में से एक है। फिर लंग्स के कैंसर, ठीक है, ये बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारे यहाँ तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का फीमेल्स में जो है, औरतों में देखा जाता है सर्विक्स कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर, बच्चादानी के मुंह के जो कैंसर होते हैं सबसे कॉमन है, और ब्रेस्ट के कैंसर। तो ये लम्प्स होती हैं, कुछ सिम्टम्स आती हैं जैसे, तो वो जब मरीज बताते हैं तो हमें उससे संबंधित जांच करा लेना चाहिए। और ऐसी बहुत बेसिक जांचें हैं जो मरीज के जेब में ज्यादा भारी नहीं पड़ते, और उससे हम बता सकते हैं कि ये फलाना ये कैंसर है, इस टाइप का कैंसर है, और अब इसका इलाज के लिए फर्दर क्या करना है, ठीक है।
तो और मेरी नज़र में सर, जैसा आप क्योंकि डॉक्टर हैं और आपकी पैथोलॉजी में बहुत सारे कैंसर से संबंधित ज़्यादा ही लखीमपुर में शायद आपके यहाँ की पहली रिपोर्ट जाती है बायोप्सी के लिए, ठीक है। तो हमें पहले तो बात ये जाननी कि बायोप्सी क्या है, और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितनी जल्दी पकड़ा जाए। जैसे आपने कहा कि जितनी जल्दी पकड़ लेंगे इस रेटिंग का है, तो हम समझ सकते हैं कि कैंसर को कहाँ पे रोकना है, किस तरीके से, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे आप। जी, सबसे पहली अच्छा आपने सवाल उठाया बायोप्सी। और अब ये समझिए कि कई बार ऐसा होता है, ऑपरेशन होता है कहीं पे, बायोप्सी की ही बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्गन लिया जाता है और ऑर्गन फिर सोचते हैं अरे यार ये तो ऑपरेट हो चुका है, इसका क्या करना है। कई बार वो थोड़ी के प्राण में चला जाता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मेनली स्टोन, हाँ खासकर एक स्टोन, खासकर ये हम अपने साइड में देखे लखीमपुर में, तो गॉल ब्लैडर स्टोन काफी कॉमन है। और हमारे यहाँ पे ये सोचते हैं कि चलिए स्टोन का तो इलाज हो ही गया, भाई ऑपरेट तो कर ही दिया, लेकिन अक्सर मरीज जो है 3-4 महीने बाद आता है और भी ज्यादा सिम्टम्स लेके, ठीक है, उसका वजन कम है, उसको पीलिया हो रखा है या कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स लेकर आता है। और बाद में जब हम देखते हैं अरे ये तो कैंसर इसका यहाँ फेफड़ों में है, फिर कोरिलेट करते हैं कि क्या कुछ दिन पहले क्या कुछ हुआ था क्या, वो फेफड़ों का कैंसर नहीं है, वो कैंसर गॉल ब्लैडर का है, वो फैल के पहुंच चुका है, कई बार लिवर में फैल जाता है, वो जॉन्डिस लेके आता है मरीज। तो बायोप्सी जरूर करानी चाहिए जब भी ऑपरेशन होता है। या मान लीजिए ये तो हो गई आपकी एक्सिजनल बायोप्सी कि आपने ऑर्गन निकाला, आप सस्पेक्ट कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपने ऑपरेशन किया और उसकी बायोप्सी निकाली। और बायोप्सी का भी तरीका होता है, कितना निकालना है, क्या पूरा समूचा ऑर्गन निकालना है या पार्ट का निकालना है, या छोटे छोटे महीन टुकड़े निकालने हैं, तो ये सब बायोप्सी का पार्ट होता है। तो बायोप्सी से डेफिनेटली मतलब बहुत अच्छा अंदाजा लगता है और वही एक प्रिकर्सर होता है, एक तरीके से हमें आइडिया देता है कि भाई ये कैंसर, तो अगर है कैंसर किस टाइप का है, तो अब फर्दर आगे क्या करना, फर्दर मरीज को हमें और क्या जांचें करानी है और क्या फर्दर एडवाइस करना है, ये बायोप्सी से तो बायोप्सी कराना बहुत जरूरी है। जहां भी अगर शंका होती है और जहां नहीं भी होती है, तो जो भी ऑपरेटेड ऑर्गन होता है उसको हमें बायोप्सी कराना, ठीक है। क्या पता है इंसिडेंटल कोई इसमें कैंसर निकल आए, ऐसे मेरे पास बहुत केस आते हैं। गॉल ब्लैडर के ही आपने सही कहा, गॉल ब्लैडर के ही बहुत आते हैं, एडिनो कार्सिनोमा होता है वो बहुत कॉमन है। इसी में सर जानना चाहेंगे कि जो गांठ है, जैसे आपने बताया लाइपोमा हो गया, इन सब गांठ से भी कैंसर बन जाता है, तो क्या हर गांठ को ये मान के चलना चाहिए ये कैंसर हो सकती है? हर नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सब हर गांठ, जैसे मैंने कहा कि ये हर गांठी जो है ये बिनाइन हो सकती है, ये मलिग्नेंट हो सकती है, और ये गांठें अगर लिम्फ नोड है या कोई और किसी पार्ट है ऑर्गन का, ये इन्फेक्टिव भी हो सकती है, किसी इन्फेक्शन के द्वारा भी वो गांठें बन सकती है, ठीक है। जैसे कई बार टीबी में हो जाती है, जब गांठें गर्दन के आसपास और पेट में जो है लिम्फ नोड्स बढ़ जाते, कोई पेट में इन्फेक्शन होता है तो पेट के लिम्फ नोड्स, तो हम बोलते हैं गांठें बन गई लिम्फ नोड, पर वो लिम्फ नोड्स बढ़ती हैं, तो ये कॉमन होता है। ये मतलब आप समझिए कि इन्फेक्शन में भी ये कॉमन है। तो गांठियों को हमें इस तरह से डिवाइड करना पड़ता है, वही चीज देखनी पड़ती है कि ये क्या हो सकता है, तो उससे संबंधित एफएनएसी की जांचें होती हैं, इसमें हम लोग एस्पिरेट करते हैं मटेरियल उन्हीं गांठों से सबसे पहले, और उसकी जांच करते हैं, और अगर वो इन्फेक्टिव है तो हम इन्फेक्टिव बताते हैं, अगर वो ट्यूबरक्लोसिस का तो हम टीबी का बताते हैं, और अगर वो कोई बिनाइन ट्यूमर है तो बिनाइन बताते हैं, अगर वो कैंसर है तो हम कैंसर की रिपोर्ट देते हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। लेकिन ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे आज भी लोग ये मानते हैं कि कैंसर अगर है भी तो उसको छेड़ो मत, कि अगर कैंसर को हमने छेड़ दिया या उसका ट्रीटमेंट ले लिया या कोई टुकड़ा जो बायोप्सी के लिए गया तो वो और ज्यादा फैल जाएगा। तो वाकई में इसमें कितनी सत्यता? हाँ, ये सवाल बहुत आता है, बहुत कॉमन है, और ये जरूर है कि अगर कैंसर में के मतलब मांस में या उन्हीं कोशिकाओं में अगर नीडल डाल दी गई या उसको हटा दिया गया या कुछ जांच संबंधित भी कुछ अगर प्रकरण किए गए तो हो सकता है कैंसर फैल जाएगा। देखिए बहुत अनलाइकली, बहुत कहा जाए तो बहुत रेयरली कुछ ऐसी एफिनेसीज होती हैं, जैसे हम बोलते हैं टेस्टिकुलर एफिनेसी होती है, उसको थोड़ा अगर सीए सस्पेक्टेड है या कुछ इस तरह का है तो उसमें हम एफिनेसी नहीं करते हैं। बट अदरवाइज, क्योंकि कई बार होता है नीडल जब विड्रॉ करते हैं एस्पिरेट करने के बाद, तो वो जो कोशिकाएं हैं ट्यूमर की वो थोड़ा ऊपर ऊपर फिर सतह में फैल सकती है, तो इस तरह की कुछ एक्सेप्शन है, अदरवाइज ऐसा नहीं है, सब ऐसा नहीं है। आप इस तरह से ये एक धारणा है, पर अगर मांस बना है तो उस मांस को, और अगर वो अनकंट्रोल्ड बढ़ते ही जा रहा है
तो उसका सर्जरी होनी, एक्सीजन होना जरूरी है। तो ये एक तरह से धारणा बनी हुई जो गलत है। अभी एक आपने वर्ड यूज किया एफएनएपी, तो हम अपने दर्शकों के लिए जरूर पूछना चाहेंगे इसके बारे में, ये क्या है ये? देखिए एफएनएसी जो है ये बहुत, इसको हम बोलते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइकोलॉजी, बहुत बेसिक जांच है। जब भी आप समझिए अल्ट्रासाउंड में, सीटी में, या फिर पेशेंट को हम जब देखते हैं वो बताता है कि मेरी कुछ गांठियां बन रही हैं, कुछ गिट्टियां बन रही हैं गर्दन के आसपास, पेट के आसपास, जहां भी शरीर में किसी जहां जिसको हम महसूस कर सकते हैं, पैल्पेट कर सकते हैं, तो एक तो वो गांठियां हो गई। तो उन और एक गांठियां वो होती हैं जो हम लोग ऐसे तो नहीं देख पाते हैं ऊपरी लेवल पे, पर अल्ट्रासाउंड या सीटी की रिपोर्ट में आता है, जैसे कि अगर पेट के एक अंदर के हिस्से में एक जो है गांठी बन गई है, या लिवर में गांठी बन गई है, तो एफएनएसी हम इन सभी गांठियों करते हैं जहां जहां तक मतलब नीडल पहुंच सकता है, जहां तक। तो इसका नीडल, जैसे हमने कहा, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइकोलॉजी। तो इसमें हम ये करते हैं, एक सिरिंज से 10 ml की सिरिंज से 20 गेज की नीडल से हम लोग जो है, हम लोग उस गांठी से मटेरियल एस्पिरेट करते हैं नेगेटिव प्रेशर से, और उसकी जो है स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोपी द्वारा जांच करते हैं। तो मेन, जैसे मैंने कहा कि मेन यही इसमें हम करते हैं। और हमारे यहाँ ये अदरवाइज भी जहाँ भी जो गांठी थोड़ी अंदरूनी तौर पे है, उसकी हम लोग जांचें करते हैं सीटी द्वारा या अल्ट्रासाउंड द्वारा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड से हम प्रोब वहां पे फिक्स करते हैं, और फिर बाद में थोड़ा डीप जाके उसकी हम नीडल से एस्पिरेट करते हैं। तो इस तरह से ये इसकी जो माइक्रोस्कोपिक जांच होती है, उसमें ये 3 चीजें संभावित होती है, जैसे कि ये चाहे तो इन्फेक्शन होगा, चाहे कोई बिनाइन ट्यूमर होगा जो कि लोकलाइज होता है, या चाहे कैंसर होगा। तो इस तरीके से हम एफएनएसी करते हैं। ये बहुत बेसिक जांच है और जरूर करानी चाहिए। तो बिनाइन ट्यूमर जो है ये खतरनाक नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है, ये लोकलाइज होता है और ये फैलता है, इसलिए इसको बिनाइन। अच्छा, इसको पड़ा रहने दे अगर कोई ट्यूमर है। हाँ देखिए, अगर कई बार कॉस्मेटिक कारण भी होते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है तो भाई इसको निकलवा देते हैं। कई बार कुछ लाइकोमा ऐसे बन जाते हैं, है ना, अच्छा नहीं लग रहे हैं शरीर में, तो उसको निकलवा दिया जाता है। छोटे छोटे ट्यूमर होते हैं, उसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं, वो रिकर नहीं करते हैं आमतौर पर। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैंने रिसर्च करके निकाले हैं, जैसे एक हो गया पीटी, पेट का हो गया, पेट सीटी जिसको होता है, आईएससी बोलते हैं। क्या बिनाइन आपने बता दिया, ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, कैंसर पे कोई पेशेंट हो तो मार्किंग की जाती है। तो इन सब टेस्ट के बारे में आपसे जानना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने ये बहुत अच्छा ये सवाल पूछा। और देखिए हम लोग एज ए पैथोलॉजिस्ट, एज सोनोलॉजिस्ट, हम लोग यही कोशिश करते हैं कि ये जो सबसे पहले जो बेसिक टेस्ट के बाद आपने कहा ना एफएनएसी, इन सब टेस्ट के बाद जब हमें अंदाजा लग जाता है कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है, तो फिर इसका पहली चीज आपने कहा पेट स्कैन, पेट सीटी स्कैन। पेट सीटी स्कैन जो है इस तरह का स्कैनिंग मशीन है जो कि कैंसर का ही पता लगाती है। उसमें क्या करते हैं कि हम एक एफडीजी करके इंजेक्शन होता है, एफडीजी होता है जिसमें ग्लूकोज साथ में, उसके साथ में एक तरीका रेडियो आइसोटोप, एक कॉन्ट्रास्ट तरीके होता है, वो साथ में जाता है। ठीक है, वो जो है हम जब शरीर में इंजेक्ट करते हैं, तो शरीर में जो ये कोशिकाएं होती है कैंसर की, तो इनको एनर्जी की बहुत जरूरत होती है, शुगर की बहुत जरूरत होती है। तो ऐसी कोशिकाएं जो है इस डाई को पकड़ती है। ठीक है, सब इसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्कैन। ये जो कैंसर की कोशिकाएं हैं इस आइसोटोप को पकड़ती हैं, और जब मशीन द्वारा, जब एक सीटी मशीन द्वारा जब हम इसकी वो करते हैं, ऐसे स्लाइसेस निकालते हैं, तो हमें ये पूरे हेड टू टो ये स्कैन होता है। तो जहां जहां शरीर में ये कोशिकाएं, ये जो ट्यूमर मास हाईलाइट मतलब बना है, वहां पे ये हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, हाईलाइट हो जाता है, तो फिर हम लोग उसको मतलब अब टेक ऑफ कॉन्ट्रास्ट, मतलब वो इस जगह जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा है, मतलब कि यहाँ पे ट्यूमर सेल्स जो है डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे इस एरिया में ये मास बना हुआ है। तो वो शरीर के हर अंग और हर हिस्से में जहां भी इस तरह का नॉर्मल ट्यूमर मास है, वो पेट स्कैन आपको बता देता है। ठीक है, जो हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर हो, लेकिन अगर वो फैल के अगर सपोज की आपके थाई पे आ चुका है या आपके लिवर में आ चुका है, तो वो वहां पे भी वो उस चीज को एनहांस करेगा, वो बताएगा कि ओरिजिनल तो यहाँ से है, लेकिन जो है यहाँ पे भी ये फैल चुका है। तो ये बहुत बेहतरीन स्कैन है, और जब से अब तो खैर काफी समय से ये पद्धति है, इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि अब मतलब फर्दर
ट्रीटमेंट कैसे करनी है। दूसरी चीज आपने कही आईएचसी यानी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जो होती है ये प्योर पैथोलॉजिकल मतलब एक हमारे उसमें आता है कि हम लोग जब बायोप्सी लेते हैं और उसमें जब कैंसर दिख जाता है माइक्रोस्कोपी द्वारा कि ये फलाना कैंसर है, ठीक है, तो उससे संबंधित जो है कैंसर सेल जो कोशिकाएं होती हैं एक तरह की प्रोटीन निकालती है, एंटीजन निकालती हैं, ठीक है। वही एंटीजन जो है हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टेन्स यूज करते हैं, एक तरह की स्टेन होती है, उस स्टेन से इनको हाईलाइट करते हैं स्लाइड में, ठीक है। और जब वो हाईलाइट हो जाती हैं तो उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि अच्छा ये इसी तरह का कैंसर है, ठीक है, और इसी टाइप का कैंसर है। और अब हमें जो आगे फर्दर कीमो देनी है या कीमोथेरेपी देनी है और बाकी जो ट्रीटमेंट शुरू करना है वो अब इसी तरह की कैंसर पर ही करना है। कई बार ऐसा होता है कुछ कैंसर मतलब जब स्लाइड में देखते हैं तो बहुत मतलब सेम जैसे लगता है, लेकिन जब हम उसकी आईएससी स्टेनिंग करते हैं तो उसमें एग्जैक्ट वो ट्यूमर सेल वो वाली चीज को इनहेंस करता है, बताता है, तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत स्पेसिफिक हो जाती है। तो और आपको बहुत आश्चर्य हो गया कि ये टेक्निक जो है और ये चीज हम अपने यहाँ पे हमारे डायग्नोस्टिक में कर रहे हैं। अच्छा, लखीमपुर में बिल्कुल कर रहे हैं इस चीज को। तो जो संभवतः ये चीज हो सकती है कि डायग्नोसिस के द्वारा एटलीस्ट पेशेंट को एग्जैक्ट कैंसर का पता चल जाए, तो उसके बाद फिर उसकी ट्रीटमेंट हो सकता है शायद लखनऊ या कहीं और हो जाए, लेकिन एटलीस्ट समय बच जाता है। नहीं तो मरीज अक्सर भटकते ही रहते हैं और कैंसर के मरीज बहुत भटकते हैं, विश्वास करिए, जब तक कि चौथे स्टेज पे पहुंच जाते हैं और जब हमें इसका पता चलता है, डायग्नोस करते हैं, तो उस समय बहुत बुरा लगता है कि भाई खास की हम लोग जल्दी कर लेते हैं तो ये पेशेंट जल्दी से जल्दी अपना इलाज करें। तो सर ये कितनी जल्दी फैलता है, इसका कोई साइंटिफिक? देखिए सब कुछ डिपेंड करता है कैंसर कौन सा है और आप कैंसर की में कैंसर यानी कि एक तरह से कर्क रोग हम जैसे बोलते, कोई पता नहीं होता, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये बहुत ही तेजी से फैल सकता है। कई बार ये होता है कि कैंसर एक जगह लोकेटेड है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन और अचानक जो है जो आप मान के चलिए 15 या 20 दिन के बाद आप देखते हैं एक जगह दूसरे की क्रांति निकल आ रही है या उसके संबंध सिम्टम आ रहे हैं। तो कभी कभी तो वो 5 साल तक 6 साल भी पड़ा रहेगा तो वो फैलेगा नहीं, ये भी होता है। तो कैंसर की कोशिकाओं का अपना एक तरह से मूड होता है, बट कैंसर के अमूमन जो है कैंसर फैलता तो है ही है। और मान के चलिए 2 महीने 3 महीने के अंदर अगर उसकी कोई ट्रीटमेंट ना पता चले तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो 2-3 महीने तक अपनी जगह तक पहुंच चुका। वो फैलता कैसा है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट भी इससे है। ये ब्लड द्वारा फैलता है, ये आपके जो है ये टिश्यू से टिश्यू द्वारा फैलता है, ठीक है, अगर चिपका हुआ है तो वो उससे फैल जाएगा। ये लिम्फ नोड्स के द्वारा फैलता है, अच्छा, ठीक है। तो इसके कई और हमारे शरीर में कैविटीज होती हैं, तो एक पेरिटोनियम मतलब एक पेरिटोनियम से पूरा यानी जो जो हमारे लंग्स को जो कवर करती हैं उस कैविटी टू कैविटी फैल सकता है। तो ये सब कुछ रूट्स होती हैं और हमें अगर आमतौर पे हम देखें मरीज को तो नहीं समझ में आएगा, पर माइक्रोस्कोपिक अंदर के लेवल पे वो ऑलरेडी फैल, तो इसी चीज को हमें पकड़ना होता है रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी द्वारा। तो कितनी स्टेजेस हैं आम लोगों के लिए जानना कि कैंसर की कितनी देख आमतौर पर स्टेज 1 से स्टेज 4 तक होती है। एक इसकी हम एक TNM क्लासिफिकेशन होती है जो आमतौर पे हम ऑन्कोलॉजी में यूज करते हैं, और जनरल भाषा में स्टेज 1 टू स्टेज 4 होती है। जो स्टेज 4 होती है, स्टेज 1 तो लोकलाइज्ड अगर हो ट्यूमर, ठीक है, और जो स्टेज 2 होती है वो मान के चलिए जो आसपास अपने टिश्यू पे फैल चुका हो। स्टेज 3 होती है जो मतलब और अन्य ऑर्गन में, और स्टेज 4 जो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि शरीर में लगभग हाँ फैल चुका, और वही सबसे खतरनाक स्टेज है। स्टेज 3 पे तो लोगों को पता ही चलता है पता चलेगा आमतौर पे। हाँ, पर ये चीज है कि जैसा मैंने कहा ना कि अगर फैला नहीं है और मास का पता चल रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही है और हमें स्कैनिंग द्वारा या जांचों द्वारा पता चल चुका है कि है और ये भी फैला नहीं है, तो ये स्टेज 1 में भी कैंसर हम पकड़ सकते हैं अगर मरीज थोड़ा जागरूक हुआ और हमने भी अगर थोड़ा जागरूक हुआ। अच्छा सर, ये पेशेंट को अगर कैंसर हो गया है, वो जाता है बड़े इंस्टीट्यूट में अपना रेडियोथेरेपी ले रहा है, रेडियोथेरेपी ये जो भी चीजें ले रहा है, उसके बाद उसका कमबैक होता है, वापस आता है, तो क्या दोबारा हो सकता है उसको कैंसर? देखिए वही चीज है, ट्रीटमेंट आपने कहा ब्रैकियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और या कीमो, जो सब जानते हैं कीमो हो गया,
और उसके अलावा भी जो कुछ ट्रीटमेंट्स हैं उसमें हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, जीन थेरेपी बोलते हैं, यहाँ तक भी हम लोग पहुंच चुके हैं। अमूमन जो है देखिए, जो सवाल का जवाब दूं मैं, डेफिनेटली हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी होती है, ये एक तरह से जनरलाइज ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, ये कैंसर को रोकता जरूर है, और अमूमन हम देखते हैं कि कई केसेस में, ठीक है, ये पूरी तरह से निजात भी मिल जाता है इससे। ठीक है, साइकिल जो भी कीमो की साइकिल होती है ट्यूमर के हिसाब से, और उससे निजात भी मिल जाता है। रेडियोथेरेपी तो देखिए ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए डायरेक्ट की जाती है, तो वो ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं क्या इसमें हमें देनी या नहीं देनी, और ट्यूमर पे भी डिपेंड करता है। कीमो तो अमूमन सब में चलती ही है अगर वो कैंसर है ना। और और निजात भी मिल जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है, अक्सर ऐसा होता है कि कीमो के बाद भी जो है, मतलब ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कैंसर वापस जो है वो निकल सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी होती है। तो आम अगर हम सर बात करते हैं तो कभी कभी ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है, ठीक है, शराब के सेवन से होता है, ठीक है, तो आप कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब तंबाकू कभी नहीं खाई, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये जरूर हो सकता है, वही आप कैंसर, हालांकि ये एक कारण है, मतलब एक कारण हो सकता है अवेयरनेस के लिए, लेकिन अगर एज ए डॉक्टर आप बताएं कि सबको तो नहीं होता है ना जो तंबाकू खाते हैं, कुछ ऐसे लोगों को भी हो जाता है, तो इसकी अगर हम अवेयरनेस फैलाएं तो क्या बताएंगे एज ए डॉक्टर आप? देखिए, कैंसर के मूलभूत कारण जो है ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि ये कई चीजों में आगे, पहली चीज तो जैसे आपने कहा कि जैसे ओरल कैंसर हो गए या अन्य कैंसर जिसमें तंबाकू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे वो जो हम जैसे जो पुड़िया हम आती है पान मसाला, या चाहे वो तंबाकू जैसे सिगरेट द्वारा है, ठीक है, तो स्मोकिंग किसी भी तरीके से जो टोबैको जो है वो इफेक्ट करता है, और यहाँ तक कि टोबैको जो है यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली तक का वो कैंसर कराता है। अच्छा, ये सोचिए। तो हमें ऐसे जो चीजों से थोड़ा सा हमें क्या करना, मरीज को थोड़ा सा अवगत कराना है, बार बार कुछ कार्यशाला या फिर किसी भी तरीके से, मतलब जो है जो भी मरीज आए उसको समझाना बहुत जरूरी होता है कि इस चीज को छोड़े, और अगर खा चुके हैं तो इन सब चीजों को खाते हैं, अगर तंबाकू या अगर आप सिगरेट पीते हैं तो इससे थोड़ा सा उसको छोड़ा जाए, है ना। साथ साथ में होते हैं जेनेटिक कॉज, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं। कुछ हर इंसान में कुछ ऐसे ऐसे जो कोशिकाएं होती हैं ना, सभी हम आप सब अलग क्यों हैं? क्योंकि सबका जीन पूल जो सबका एक ओरिजिन है वो सबका अलग है, और सभी में कोई ना किसी तरह की म्यूटेशन जरूर होती है। म्यूटेशन यानी कोई किसी न किसी तरीके से वो सेल ठीक से बना नहीं होता है, और आजकल जितनी ट्रीटमेंट होती है ना वो इन म्यूटेशंस को ही टारगेट करती है। यानी कि जो सेल डिवाइड नहीं कर पा रहा है या कंट्रोल तरीके से डिवाइड नहीं कर पा रहा है, जो मास बन जा रहा है, वो इन म्यूटेशंस की वजह से बनता है। तो ये हो गई जेनेटिक कॉज। तो ये जेनेटिक कॉज तो हमारे बस में नहीं, ठीक है, बट जो ऐसी चीजें हैं जैसे कि आपने जैसे तंबाकू की बात की, और भी कई चीजें हैं जिसमें जैसे हम लोग कई ये अल्कोहल का सेवन, जो भी हम अल्कोहल का सेवन जो होता है इससे होता है, कई खान पान की चीजें हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फैटी चीजें खाते हैं, ठीक है, वो शुरू में तो लगता है कि वो फैट जब जमा हो रहा है, लेकिन वो फैट जमा होने की वजह से खासकर लीवर में ऑर्गन जैसे वो डिसफंक्शन करता है, फिर उसके ऊपर कुछ और बन जाता है। तो ये हमें ऐसा लगता है कि यार इससे तो कुछ नहीं होगा, बाद में होगा, बट ये कई ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा खान पान से लेके, और कई बार हाँ एक ये भी जरूरी होता है, जैसे कुछ वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, वो कहाँ काम कर रहे हैं, जैसे कुछ जैसे जहाँ माइंस वगैरह होती है, वहाँ वहाँ पे जहाँ कोल माइंस वगैरह है, तो उससे संबंधित जो है बीमारियां होती है, उससे संबंधित फिर कैंसर भी हो सकता है। तो ये सब चीज देखना बहुत जरूरी है कि आपकी जो है जहाँ कहाँ आपका कार्य क्षेत्र है, आप क्या खान पान कर रहे हैं, प्लस जो जेनेटिक्स है, ठीक है, इसी को मिला जुला के ही कैंसर बन जाता है, ठीक है। तो जो जेनेटिक कॉज है इसको डेफिनेटली हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो खैर ऊपर वाले की देन है, जो हमारी कोशिकाएं जैसे बनी है। और जो जिन चीजों से हम लोग जिसका ये सब चीजों का सेवन जो हम लोग करते हैं, जो खान पान उसमें बहुत हमें कंट्रोल। तो सर वैसे तो सारे कैंसर डेंजर हैं, सबसे ज्यादा डेंजर नहीं, कैंसर सब जैसे सबसे डेंजर वाला तो कोई ऐसा कैंसर, और विश्वास करिए कि कैंसर जब वो कभी भी रहा जो है ना, अपनी खुद समझ कर वो अनकंट्रोल्ड है। अच्छा,
ठीक है, वो फैलते जाएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं जब तक उसके कोई इसकी डायग्नोसिस नहीं हो पाती। और कई बार एक छोटा सा कैंसर, बहुत छोटी सी ऐसी गांठी कई बार बनती है और 5 महीने बाद पता चलता है कि उसके जो पेशेंट आ रहा है हमारे पास, तो बहुत मतलब चक्कर खा के आ रहा है, ठीक है, उसका धड़कन बढ़ जा रही है ना, तो ये सारे सिम्टम्स लेके आता है। पता चलता है कि वो छोटा सा कैंसर जो है वो ब्रेन में फैल चुका है, वो और भी ऑर्गन में फैल चुका है। तो किसी पर्टिकुलर कैंसर की स्पीड को तो डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे सभी लगभग कैंसर जो हैं, अगर उसको हम समय रहते अगर उसको डायग्नोस करके ट्रीटमेंट चुनना नहीं कर पाए, तो सभी लगभग जो है जब अगर कैंसर है तो वो उतनी तेजी से फैल सकता है, उसका समय निर्धारित नहीं। और ये ब्लड कैंसर की जो ब्लड कैंसर, इस बारे में स्पेशल मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, ब्लड कैंसर हमारे यहाँ लखीमपुर में, मतलब अब तो खैर मुझे लगभग यहाँ 8 साल हो गए और इससे पहले भी, तो यहाँ पे जब मैंने ये चीज़ देखी कि बच्चों में बच्चे आते हैं, ठीक है, और कई बार उनमें खून की कमी होती है, लगातार बोलते हैं खून की कमी है, ठीक है, और कुछ शरीर में ऐसे कुछ दाने चकत्ते बन जा रहे हैं, ठीक है, और बुखार आ रहा है बार बार, दवा दे देते हैं, हाँ, खून बढ़ाने की दवा दे देते हैं, महीने 2 महीना चलता रहता, फिर सिम्टम्स और बढ़ जाते, कुछ और गांठियाँ निकल आती हैं। तो ब्लड, जब हम उसकी ब्लड की जांच करते हैं तो जब हम ये पाते हैं कि ये जो है एक तरह का कैंसर सेल होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्ट सेल, ठीक है ना, वो ब्लास्ट जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो ब्लड का कैंसर होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूकीमिया, ठीक है, और ये कई प्रकार के होते हैं। इसमें ALL है जो बच्चों में खासकर देखा है, AML एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया होता है। ये टर्म जानना जरूरी है क्योंकि इस हिसाब से मतलब जो ट्रीटमेंट भी होता है। और इसको डायग्नोस करने के लिए हम ब्लड द्वारा और बोन मैरो द्वारा जो है, बोन मैरो से हम लोग जो मैरो निकालते हैं नीडल से और उसकी जांच करते हैं, और उससे हम लोग ल्यूकीमिया की, जो ब्लड कैंसर की डायग्नोसिस। तो ये ट्रीटेबल है सर? हाँ, बिल्कुल ट्रीटेबल है और जल्दी पता चल जाए, खासकर बच्चों में अगर जल्दी पता चल जाता है तो इसकी ट्रीटमेंट जो है और इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है, ठीक है। जितनी लेट होती है, जितने बाद में पता चलता है, तो ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी मतलब अगर वो फैल गया शरीर में और कई जगह। एक अभी हाल ही में सर एक स्टडी आई जिसमें जो यंग पॉपुलेशन है, जैसे यंग लोग हैं जो 25 से 40 के बीच में, उनमें कोलन का कैंसर जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो क्या ऐसा कोई केस मिला है आपको अभी तक की? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोलन कैंसर भी बहुत कॉमन है। और आप ये देखेंगे कि कोलन कैंसर, अगेन कोलन कैंसर के आपको ये चीज देखना जरूरी है कि कोलन कैंसर क्यों हो सकता है ना। और आप शायद मानेंगे कोलन कैंसर जो हेरिडिटरी कॉज है, जेनेटिक कॉज है, ठीक है, उनके वजह से बहुत ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। इसको हम लोग फेमिलियल एडिनोमेटोसिस या एक तरह के पॉलिप बन जाती हैं, ठीक है, और हेरिडिटरी कॉजेज जो कारण है कोलन कैंसर में खासकर बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है। और एक और ये चीज जरूर देखा जा रहा है कि आजकल कोलन कैंसर काफी कॉमन हो रहा है। तो ये पेशेंट को जो है जब भी इस तरह के सिम्टम हों कि अगर मतलब वो पॉट पे जा रहे हैं या कहीं और उसमें लैट्रिन में कहीं ब्लड आ रहा है या बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ठीक है, तो और कहीं ना कहीं स्टूल ठीक से पास नहीं हो पा रहा है, तो उस समय जो है कुछ बेसिक जांचें जरूर कराएं, ठीक है। लेकिन पेशेंट इसमें उसको पाइल्स या फिशर समझ के, हाँ, वो इग्नोर कर देते हैं, डॉक्टर्स के पास जाता है, आयुर्वेदिक दवा लेते हैं, इसकी वजह से वो कोलन कैंसर में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल, ये जरूर ये भी होता है। तो आप आयुर्वेदिक जो इसका ट्रीटमेंट है उसके बारे में कुछ बताना? कैंसर में बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट डेफिनेटली इसका भी काफी रोल है। हाँ, थोड़ा सा मैं एलोपैथिक साइड से हूँ, बहुत अच्छा मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन हाँ, जितना मैंने सुना है कि कई ट्रायल्स में कई पेशेंट्स को आयुर्वेद से भी इससे काफी फायदा मिला है। अच्छा जी, तो आपके हिसाब से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है कैंसर के? दिया जा सकता है, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट जो है इस बात में आपको ज्यादा अच्छा है। तो आपने सर कितने, लगभग 8 साल हो गए आपको लखीमपुर में, इससे पहले आप मैं बता रहा हूँ, मैं हमने MD मैंने BLD यूनिवर्सिटी बीजापुर कर्नाटक से कंप्लीट की 2014 में, और उसके बाद मैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल दिल्ली सरकार में मैं वहाँ पे कार्यरत था एज अ सीनियर रेसिडेंट।
और उसके बाद मैं दिल्ली कैंटोनमेंट हॉस्पिटल है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत सरकार का, उसमें पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में एज अ स्पेशलिस्ट और हेड वहाँ पे कार्यरत रहा। और कुछ ऐसा रहा कि सरकारी जॉब नौकरियाँ जो है काफ़ी समय तक की, और उसके बाद मुझे लगा कि कुछ ऐसा कुछ प्रकरण हुआ, यहाँ एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक से मुझे बुलावा है, मैं लखीमपुर आया इसी नाते, और बस यहाँ आके जो मुझे ये अपने तरफ से ये लगा कि डायग्नोस्टिक जो जिस लेवल का वर्क मैंने सीखा है, क्यों ना मैं यहाँ पे उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मैं ला सकूँ। जो नॉलेज है, जो चीज़ें जो भी चीज़ हम डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, उसको क्यों ना लाया जाए। और इस चीज़ की कुछ हद तक शुरुआत भी की है, कुछ चीज़ों को फॉलो भी किया है, और बस उसी चीज़ पे तत्पर है। तो वहाँ से यहाँ में आपको कुछ अंतर दिखी बीमारियों में, क्योंकि आपके पास तो पहली डायग्नोसिस तो पैथोलॉजिस्ट से ही पता चल जाता है ना, तो वहाँ की बीमारियों में और यहाँ की बीमारियों में क्या अंतर, क्या ज़्यादा पाया जा रहा है यहाँ पर बीमारी? 3-4 चीज़ें हैं जो काफ़ी मतलब डेफिनेटली एक अगर हम देखा जाए तो ट्यूबरक्लोसिस के तो मरीज हैं, तो खैर वो तो हर जगह होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेल्ट हैं लखीमपुर में जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस के मरीज ज़्यादा हैं, हम वो भी डायग्नोस करते ही हैं। कुछ थैलेसीमिया के बच्चे मतलब जो है, बहुत सारे केसेस जो हैं अनडायग्नोस्ड है। थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया बिल्कुल शुरुआती जो होते हैं, वो इस टाइप के जो है हमें बहुत मिलते हैं आए दिन। मतलब कुछ 1-2 ब्लड सैंपल ऐसे होते हैं जो, तो इस तरह का भी कुछ बेल्ट है। हाँ, और आपने जैसे कहा कोलोन कैंसर हो गया, कैंसर में अगर बात की जाए, ठीक है, गॉल ब्लैडर कैंसर, ये बहुत मतलब ऐसी चीज़ मुझे बहुत मतलब मैंने जितने केसेस यहाँ आने से पहले देखे, कई ज़्यादा केसेस मैंने यहाँ पे देखे हैं कि जो इंसिडेंटल कैंसर जो निकल के आए कि भाई आपने इलाज कराया शरीर पथरी के लिए, और जब उसकी बायोप्सी हुई तो उसमें कैंसर निकल आया। ठीक है, तो कई बार ये मैंने बहुत कॉमनली इस चीज़ को देखा, और ये होता भी है कि कुछ ना कोई इलाज जो लंबा चलता है, पथरी रहती है गॉल ब्लैडर में, वो रहती कई बार गॉल ब्लैडर के सतह को तोड़ देती है, वो कई बार सड़ा भी देती है, इससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा और बाकी का जैसे है तो है ही देखने को मिल जाता है। लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर बहुत हमें देखने को मिले, ये हो सकता है मे भी कुछ अवेयरनेस की कमी रही हो या किसी वजह से, या कुछ देसी इलाज हो सकता है मे भी, वो है। सर्वाइकल कैंसर भी है लेडीज़ में, वो भी काफ़ी देखने को मिला है। तो ये सब अगर कैंसर और ये सब बीमारी की बात की जाए तो ये सब थोड़ा ये आम तौर पर देखने को मिला है। ब्रेस्ट कैंसर में डॉक्टर कैसे फिर, क्योंकि लेडीज तो बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो उनको पता ही नहीं है कि उनको कैंसर हो रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाके में शायद लेडीज उतना खुल के बात नहीं कर सकती हैं। तो आप कैसे इसके लिए क्या बताना चाहिए, कैसे एग्जामाइन करें लेडीज? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई 12-13-14 साल की कोई युवती है या फिर कोई एजड महिला है, अगर उन्हें अपने ब्रेस्ट में अगर किसी भी तरह का लंप या गांठी अगर उन्हें महसूस होती है तो उन्हें शर्माना नहीं चाहिए। ठीक है, गांव में अक्सर क्या होता है कि आप देखेंगे ये बहुत ही कंजर्वेटिव इलाज होता है। कोई गर्म कपड़े की कोई भाव मतलब उसे गीला करके और उसको वहाँ पे उसकी सिकाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और फिर उस सिकाई से क्या होता है, उन्हें लगता है कि इससे इलाज हो जाएगा, लेकिन वो कई बार होता है कि वो कई बार 2-3 गांठियां बन जाती हैं। तो जब भी गांठी बने तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, और ज्यादातर केस में जैसे यंग एज में तो हाँ, ये सिस्ट हो सकती है, फाइब्रोएडेनोमा हो सकता है कोई इन्फेक्शन है, वो कुछ उस तरह का कोई एब्सेस बन गया वो हो सकता है। तो उसमें शर्माना नहीं, तुरंत दिखाएंगे, तुरंत उस चीज़ का डायग्नोसिस हो जाएगी एफएनएसी द्वारा, ट्रू कट बायोप्सी द्वारा। ठीक है, और उससे क्या होता है कि इलाज हमें जब पता होता है तो तुरंत उसका इलाज हो जाता है। पर जो लोग सोचते हैं कि नहीं अपने आप ही घुल जाएगा, इस धारणा होती है अपने आप घुल जाएगा, दवा लेंगे घुल जाएगा, तो उसमें वो जो है कैंसर का रूप ले लेता है। तो मतलब हमें बस यही चीज़ है कि जो भी मतलब औरतें लेडीज़ हैं और जो भी युवतियाँ हैं, इनको थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस होना जरूरी है कि गांठी है तो हमें रुकना नहीं है, बिना शर्माए, बिना, और हमें अगर आगे और भी किसी को भी अगर सलाह देनी है मतलब लेडीज को, तो उनको भी दें ये सब। ठीक है भाई, अवेयरनेस फैलाएं इस चीज़ को लेके, और ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि जल्दी डायग्नोसिस। तो डॉक्टर साहब, अगर कुछ दर्शकों के लिए कुछ टिप्स मिल जाए आपकी तरफ से जो आप बताना चाहें?
दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए कैंसर अक्सर एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर बहुत बाद में पता चलती है, ठीक है। और बस हमें थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस, जैसे मैंने कई पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए कि कैसे हमें अवेयर रहना चाहिए। कुछ हमें अगर ऐसे लगे कि किसी बीमारी का हम इलाज ले रहे हैं पर वो बार बार इलाज लेने के बावजूद हो जा रही है, अकरेंस हो जा रहा है, तो हमें फिर उसकी फर्दर अच्छी डायग्नोसिस करा लेनी चाहिए। और किसी भी अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके आप कंसल्ट करिए किसी भी पैथोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट से, ठीक है। वो आपको जरूर गाइड करेंगे कि फर्दर उसमें क्या जांचें करा सकते हैं, ताकि मतलब एक मन की शंका जो है दूर हो जाए, ये कैंसर नहीं है, ये कुछ और है, और फिर उसका या उस बीमारी का उस हिसाब से इलाज, ठीक है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि एक डॉक्टर बेस्ड डायग्नोस्टिक सेंटर में जाए, वो सलाह आपको हमेशा अच्छी लगे। बिल्कुल सही बात है, वरना आप भटकते रहेंगे और आपको अच्छी चीजें या सही डायग्नोसिस आपको नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।